गुड इवनिंग। आज हम आपके CGL 2024 मेंस के लिए शुरुआत कर रहे हैं। एक चैप्टर है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है इसका, लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा रेलवे की एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। बैंक की एग्जाम्स हैं, IBPS की या फिर आपकी SBI की, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक बेसिक कंसेप्ट होता है, पहले वो समझना है। उसके बाद में फैक्टोरियल्स को कैसे यूज किया जाता है वो समझना है। उसके बाद में मिसलेनियस टाइप्स है वो कैसे बनते हैं उनको समझना है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ इसका यूज होता है। और इसके अलावा ज्योमेट्री में जब फिगर्स बनते हैं, नंबर ऑफ टोटल साइड्स है, कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल्स बन सकते हैं, कितने पंचभुज बन सकते हैं, कितने बहुभुज बन सकते हैं, आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उनको मिलाते हुए कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बन सकते हैं यानी विकर्ण बन सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। कुछ टीमें हैं जो एक दूसरे के साथ में मैच खेलती हैं, हर टीम एक दूसरी टीम के साथ में एक मैच खेलती है। कुल कितने मैच खेले जाएंगे? कुछ व्यक्तियों का एक समूह है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो टोटल कितने हैंडशेक हो जाएंगे? इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बॉल्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। लाल बॉल, पीली बॉल, हरी बॉल, इनको पिक किया जाता है। कितनी बॉल लाल हो सकती हैं, कितनी पीली हो सकती है, कितनी हरी हो सकती हैं। इसके अलावा सिक्के उछालने के क्वेश्चंस बनते हैं, कितनी बार हेड आ सकता है, कितनी बार टेल आ सकता है। डाइस यानी पासे के सवाल बनते हैं। डाइस में 1 से लेकर 6 तक के आपके जो फेस होते हैं, उनमें से कौन कौन से फेस आ सकते हैं। डाइस को 1 बार उछाला जाता है, डाइस को 2 बार उछाला जाता है, या डाइस को 3 बार उछाला जाता है, या 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है, 3 डाइस को एक साथ उछाला जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पहले हम एकदम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। फैक्टोरियल क्या होते हैं ये सारी बातें बाद में, फैक्टोरियल का यूज कैसे किया जाना है ये सारी बातें बाद में, ये सारी चीजें बाद में आएंगी। पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस को मैनुअल करने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे इनको किया जाना है। आपको मैं एक बात और बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट जयपुर रहते हैं, गोपालपुरा टोंक रोड के आसपास रहते हैं, तो वो चौधरी क्लासेज में ये जो शाम का 4 बजे का क्लास होता है, लाइव सेशन जो आपके यूट्यूब के ऊपर रहता है, उसको ऑफलाइन भी आके अटेंड कर सकते हैं, फेस टू फेस भी आके अटेंड कर सकते हैं, सामने बैठ के भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो और ये सब के लिए ओपन है। आप किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट हो, आप चौधरी क्लासेस के स्टूडेंट हो या किसी और कोचिंग के स्टूडेंट हो, आपका एडमिशन नहीं है तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इसमें मैं 1 घंटे तो पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा जिसमें आप अपनी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना? 2024 को लेते हुए है, टारगेट है ये। 1 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद में आधा घंटा 1 घंटा आपकी तरफ से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लिया जाएगा। ओके, पढ़ना शुरू करते हैं। आपके बाकी साथी हैं, आप उनको भी कह सकते हैं, आ सकते हैं, है ना? कोई भी आना चाहिए, ये सबके लिए ओपन है। भले ही वो उसका यहाँ एडमिशन हो बैचेज में या नहीं एडमिशन हो, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना? क्रमचय और संचय क्या होता है पहले तो इसको समझते हैं। अगर चीजों को एक सीक्वेंस में सेट किया जाता है तो क्रमचय होता है यानी परमुटेशन होता है, और एक से अधिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या चीजें होती हैं उनके अगर ग्रुप बनाए जाते हैं, समूह बनाए जाते हैं, तो वो संचय होता है। आप समझ रहे हैं? जैसे मेरे पास में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए है, बी है और सी है। अगर मैं इन दो दो के समूह बनाऊंगा, दो दो के समूह बनाऊंगा तो एक समूह तो ए और बी का बन जाएगा, एक समूह है वो बी और सी का बन जाएगा, और एक समूह है वो सी और ए का बन जाएगा। तो मेरे पास में कितने समूह हो गए? 3 समूह हो गए। मेरे पास में 3 ऑब्जेक्ट थे,
मैंने दो दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ किया तो मेरे पास में इस तरीके से तीन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ए और बी का एक कॉम्बिनेशन बन गया, बी और सी का एक कॉम्बिनेशन बन गया, सी और ए का एक कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ए और बी का एक कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन पहले ए और उसके बाद में बी आएगा या पहले बी और उसके बाद में ए आएगा, तो ए और बी का कॉम्बिनेशन तो एक है लेकिन इसके परम्यूटेशन दो हो जाएंगे। पहले ए आएगा या पहले बी आएगा, इसके आधार पर ए और बी एक कॉम्बिनेशन के दो परम्यूटेशन बन जाते हैं। ऐसे बी और सी का कॉम्बिनेशन तो एक है लेकिन इसके परम्यूटेशन दो बन जाते हैं। पहले बी आएगा और उसके बाद में सी आएगा, या पहले सी आएगा और उसके बाद में बी आएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही मुझे सी और ए का एक कॉम्बिनेशन है, इसके भी दो परम्यूटेशन बन जाते हैं, यानी पहले सी और उसके बाद में ए आएगा या पहले ए और उसके बाद में सी आएगा। अगर मेरे पास में तीन ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको मैं दो दो के रूप में अरेंज करना चाहता हूं, उनमें से दो ऑब्जेक्ट लेते हुए अरेंज करना चाहता हूं, तो मेरे पास में कॉम्बिनेशन तो बनेंगे तीन, एक दो और तीन। एक कॉम्बिनेशन ए और बी से बनेगा, एक बी और सी से बनेगा, एक सी और ए से बनेगा, लेकिन मेरे पास में परम्यूटेशन बनेंगे छह। कौन कौन से? ए और बी एक परम्यूटेशन है तो बी और ए दूसरा परम्यूटेशन हो जाए। यहां पर सीक्वेंस मैटर करेगा, यहां पर सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस को अलग अलग पढ़ेंगे। इनके ऊपर हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। कोई सवाल आपको दिया गया है वो कॉम्बिनेशन का है या परम्यूटेशन का है, वो हमें एक दिन बाद में समझ में आने लगेगा। आज हम ऐसे रैंडम क्वेश्चंस लेंगे, कहीं हो सकता है परम्यूटेशन लग रहा हो, कहीं हो सकता है कॉम्बिनेशन लग रहा होगा, ठीक है। आज हम मैनुअल क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फैक्टोरियल क्या होता है ये यूज नहीं करेंगे, कौन सा सूत्र लगता है ये यूज नहीं करेंगे। आज हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, किस हिसाब से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस काम करते हैं, किस टाइप का एक जो चीजें होती हैं जिनको आपस में अरेंज करना होता है, इनको समझते हैं, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करेंगे उसमें कॉम्बिनेशन लगाए या परम्यूटेशन लगेगा, ये बाद की बातें हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, उससे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक आदमी है, उसके पास में दो शर्ट है, दो शर्ट हैं और उसके पास में तीन पैंट्स हैं। एक शर्ट है वाइट और एक शर्ट है ब्लैक। तीन पैंट हैं, एक पैंट है ब्लैक, एक पैंट है ग्रीन और एक पैंट है रेड। तीन तरह की इसके पास में पैंट है। अगर इस आदमी को ड्रेसअप होना है, ये ब्लैक ले लिया तो मैं इसको दूसरा कलर में ले लेता हूं, ब्लू ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। अगर इस आदमी को ड्रेसअप होना है, तैयार होना है, तो वो कितने तरीकों से हो सकता है ये देखना है। अब यहां पर देखिए, ये जो दो शर्ट है इनमें से एक शर्ट ही पहनेगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले ये व्हाइट पहन के उसके ऊपर ब्लैक और पहन लेगा, ऐसे तो नहीं होता। ऐसे भी नहीं होता है कि पैंट है वो ब्लू भी पहन लेगा, उसके ऊपर ग्रीन भी पहन लेगा, उसके ऊपर रेड भी पहन लेगा, ऐसे भी नहीं होता। यानी इन दोनों में से एक काम करेगा और इन तीनों में से एक काम करेगा। इन दोनों में से एक काम जरूर करना है उसको और इन तीनों में से एक काम जरूर करना है उसको। ऐसे नहीं हो सकता केवल शर्ट पहन के चला जाए ये आदमी, ऐसे भी नहीं होता केवल पैंट पहन के चला जाए, शर्ट पहने नहीं। यानी उसको एक शर्ट भी पहनना है, उसको एक पैंट भी पहनना है। किस किस तरीके से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो देखिए आप। मान लीजिए इसको मैं शर्ट 1 कह देता हूं और इसको मैं शर्ट 2 कह देता हूं। ये पैंट P1 हो जाएगा, ये पैंट P2 हो जाएगा और ये पैंट P3 हो जाएगा। अब ऐसा हो सकता है, मान लीजिए इस आदमी ने शर्ट 1 पहना है, अभी शर्ट 1 के साथ में पैंट 1 भी हो सकता है, पैंट 2 भी पहन सकता है और पैंट 3 भी पहन सकता है। ऐसे ही जब शर्ट 2 पहनेगा, शर्ट 2 पहनेगा तो इसके साथ में भी पैंट 1 पहन सकता है, पैंट 2 पहन सकता है और पैंट 3 पहन सकता है, ठीक है। कितने तरीके से इसके पास में तैयार होने के ऑप्शंस हो गए हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन है
शर्ट 1 और पैंट 1। दूसरा हो गया है शर्ट 1 और पैंट 2। तीसरा हो गया है शर्ट 1 और पैंट 3। यानी पहले शर्ट के साथ में ये तीन तरह से रेडी हो सकता है, पहली पैंट पहन के या दूसरी पैंट पहन के या तीसरी पैंट पहन के, तीन तरह से ड्रेसअप हो सकता है। ऐसे ही जो दूसरा शर्ट है उसके साथ में भी तीन तरीके से ड्रेसअप हो सकता है। ये दूसरे शर्ट के साथ में पहली पैंट पहन सकता है, या फिर दूसरी पैंट पहन सकता है, या फिर तीसरी पैंट पहन सकता है, ऐसे हो सकता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, मैं ये कहूं कि सेकंड शर्ट है, शर्ट 2 के साथ में पैंट 1 हो जाएगा, शर्ट 2 के साथ में पैंट 2 हो जाएगा, और शर्ट 3 के साथ में शर्ट 2 के साथ में पैंट 3 हो जाएगा। शर्ट 2 है, इसके साथ में पैंट 3 हो जाएगा। अब आपसे पूछे कितने तरीके से तैयार हो सकता है, तो 3 और 3 6 तरीके से ये आदमी 6 तरह से तैयार होके रेडी हो सकता है, घर से निकल सकता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट था। क्या फॉर्मूला लगता है, इन सवालों को फॉर्मूले से किया जा सकता है क्या, डायरेक्ट मेथड क्या है, क्या वो सारी बात की बातें हैं। अभी हमने इस सवाल को मैनुअल किया है, इस हिसाब से किया है कि हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए। एक बार समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, इस आदमी को कहीं तैयार होके जाना है। अब एक कंडीशन और लगा दी, इसको टोपी लगा के भी जाना पड़ेगा, टोपी भी लगा के जाना पड़ेगा। इसके पास में दो तरह की टोपी है, एक है लाल टोपी और एक है काली टोपी। एक लाल टोपी है, एक काली टोपी है। तो दो कैप होगी, कैप 1 और कैप 2। इस आदमी के पास में दो शर्ट हैं, S1 और S2। इस आदमी के पास में तीन पैंट है, P1 P2 और P3। P1 P2 और P3। इस आदमी के पास में दो कैप हैं, C1 और C2। अब ये जब भी इसको रेडी होना है, तैयार होना है, एक शर्ट पहनना होगा, एक पैंट पहननी होगी, और एक इसको कैप पहननी होगी। यानी इसको एक शर्ट भी पहननी है, इसको एक पैंट भी पहननी है, और इसको टोपी भी लगा के जाना है। अब ये कितने तरीकों से तैयार हो सकता है ये देखना है, ठीक है। देखते हैं कितने तरीके से तैयार हो सकता है। पहले शर्ट के साथ में तीन पैंट आ सकती हैं, P1 P2 और P3। ऐसे ही दूसरा शर्ट है, उसके साथ में भी तीन पैंट आ सकती हैं, P1 P2 और P3। पहले शर्ट और पहले पैंट के साथ में दो कैप आ सकती हैं, इसके साथ में पहली कैप C1 या फिर दूसरी कैप C2, इसके साथ में कैप C1 या कैप C2, इसके साथ में कैप C1 या कैप C2, इसके साथ में कैप C1 या कैप C2 हो जाएगा, इसके साथ में C1 या C2 हो जाएगा, इसके साथ में C1 या क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। कितने तरीकों से तैयार हो सकता है, चार और ये कितने हो गए, देखो 6 और 6 कितने तरीके से हो जाएगा, 12 तरीके से तैयार हो जाए, 12 तरीके से तैयार हो जाएगा। अब वो 12 तरीके कौन कौन से हो जाएंगे, देखो S1 P1 C1, S1 P1 C2, S1 P2 C1, S1 P2 C2, S1 P3 C1, S1 P3 C2। ये तो हो गए पहले शर्ट के साथ में, इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब दूसरा शर्ट लेते हैं, दूसरे शर्ट के साथ में पहली पैंट, दूसरे शर्ट के साथ में दूसरी पैंट, दूसरे शर्ट के साथ में पहली पैंट है, पहली पैंट के साथ में पहली कैप आ जाएगी, दूसरे शर्ट के साथ में पहली पैंट के साथ में दूसरी कैप आ जाएगी। उसके बाद में दूसरा शर्ट है, उसके साथ में दूसरी पैंट के साथ में पहली कैप आ जाएगी, दूसरा शर्ट है, उसके साथ में दूसरी पैंट के साथ में दूसरी कैप आ जाएगी। उसके बाद में शर्ट 2 है, उसके साथ में पैंट 3 आ जाएगी, कैप 1 आ जाएगा, और जो शर्ट 2 है उसके साथ में पैंट 3 आ जाएगी और कैप 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 6। तो ये और 6 ये कितने तरीकों से तैयार हो सकता है, ये टोटल 12 तरीकों से तैयार हो सकता है। टोटल कितने तरीकों से तैयार हो सकता है, 12 तरीकों से तैयार हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा सा वापस पीछे चलते हैं। अगर इस आदमी को इन दोनों में से एक काम करना जरूरी है, इन तीनों में से एक काम करना जरूरी है, इसके पास में नंबर ऑफ चॉइस कितनी है, 2 है,
दोनों में से एक चॉइस इसको लेनी ही पड़ेगी। इसके पास में नंबर ऑफ चॉइस कितनी है, 3 चॉइस है, तीनों में से एक काम इसको करना ही पड़ेगा। अगर कोई एम घटनाएं हैं उनमें से एक घटना निश्चित रूप से होनी है, दूसरी एन घटनाएं हैं उनमें से एक इवेंट जरूर होनी है, और एक इवेंट इन एम में से एक होनी है, एन में से भी एक होनी है। तो कुल कितने आपके पास में इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जिन कॉम्बिनेशंस में इवेंट हो सकती हैं, और ये हो जाएगा m इंटू एन हो जाएगा। पहली बात यही समझनी है, पहले m आपके पास में चॉइस हैं उनमें से एक चूज करना है, दूसरी n चॉइस है उसमें से एक आपको चूज करना है। तो आपको पहले में से भी एक चूज करना है, दूसरे में से भी एक चूज करना है। तो m चॉइस और n चॉइस आपके पास हैं, दोनों में से आपको एक एक चूज करना है। तो आपके पास में टोटल कितने तरीके से आप उनको चूज कर सकते हो, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, कितने तरीके होंगे जिनसे आप इनको चूज कर सकते हो, तो वो तरीके होंगे m इंटू एन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, m इंटू एन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एक आदमी है, उसको जयपुर से दिल्ली जाना है। ठीक है, सपोज कीजिए मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, दूसरे की बात नहीं करते हैं, अपनी बात करते हैं। जयपुर से दिल्ली जाना है। अब मेरे पास में 3 रास्ते हैं जिनसे मैं जयपुर से दिल्ली जा सकता हूं। या तो मैं जाऊं बाई रोड, या मैं बाई ट्रेन, या मैं बाई एयर। या तो मैं रोड से जा सकता हूं, बस ये से या कार से, किसी से भी, या मैं ट्रेन के थ्रू जा सकता हूं, या मैं बाई एयर यानी हवाई जहाज में जा सकता हूं, एरोप्लेन में जा सकता हूं। ठीक है, आगे जब मैं पहुंचता हूं, ठीक है, अब मुझे घर से यहां पहुंचने के लिए कहां पर, या तो रोड से जाऊंगा तो बस स्टॉप पर जाना है, ट्रेन से जाऊंगा तो मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, और बाई एयर जाऊंगा तो मुझे एयरपोर्ट जाना है। यहां मेरा घर है, मेरा होम है, यहां से मेरे पास में 2 साधन हैं जिनसे मैं जा सकता हूं। ठीक है, या तो मैं जाऊंगा बाई टैक्सी, या मैं जाऊंगा मेरा जो पर्सनल कार है उससे, या तो मेरे घर की कार है उससे मुझे कोई ड्रॉप करके आएगा, क्योंकि मुझे जाना है, तो मेरे घर में कोई मेंबर है उस टाइम तो वो मुझे ड्रॉप करके आएगा, या मैं कहीं से टैक्सी हायर करूंगा, ओला उबेर ऐसे। ठीक है, घर से निकलने के 2 तरीके हैं मेरे पास में, या तो मेरी खुद की कार है, उससे मुझे कोई बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट छोड़ के आ जाए, या फिर मुझे टैक्सी हायर करनी पड़े। ठीक है, और ओला उबेर जो भी राइड करके उसके हिसाब से मैं जाऊं। अगर मैं आगे जाता हूं तो आगे जाने के मेरे पास में 2 रास्ते होते हैं। जैसे मैं चाहे रेलवे स्टेशन उतरूं, चाहे ट्रेन से वहां पर बस स्टॉप उतरूं, चाहे रेलवे स्टेशन उतरूं, चाहे मैं एयरपोर्ट उतरूं, वहां पर भी मेरे पास में 2 रास्ते होते हैं। एक तो होता है मेट्रो का, और दूसरा होता है कैब के थ्रू जाऊं मैं। या तो मैं मेट्रो से जाऊंगा या मैं कैब से जाऊंगा, और मुझे आगे जाना है, कहाँ जाना है, मान लीजिए पार्लियामेंट जाना है, संसद जाना है। तो मुझे संसद जाने के लिए या तो मेट्रो पकड़ना होगा या कैब लेनी होगी पर्सनल। अब यहां से मैं हर जगह से 2-2 साधन हो जाएंगे मेरे पास में। यहां से जा सकता हूं मैं बाई मेट्रो या बाई कैब, यहां से भी बाई मेट्रो या बाई कैब, यहां से भी मैं बाई मेट्रो या बाई कैब जाऊंगा। लेकिन जब मैं रेल यहाँ रोड पर जैसे बस स्टॉप पर आता हूँ, बस स्टॉप पर आता हूँ, तो मेरे पास में या तो टैक्सी से आऊंगा या कार से आऊंगा। यहाँ पर आता हूँ तो या तो टैक्सी से आऊंगा या कार से आऊंगा। एयरपोर्ट आता हूँ तो भी या तो टैक्सी से आऊंगा या कार से आऊंगा। तो अगर मैं टैक्सी लेता हूँ, सबसे पहले अगर मैं टैक्सी लेता हूं तो मैं टैक्सी से कितनी, कौन कौन से ऑप्शंस हैं मेरे पास में जाने के लिए। मेरे पास में बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, और मेरे पास में एयरपोर्ट है। अगर मैं बस स्टॉप से जाता हूं तो आगे मेरे पास में क्या है, मेरे पास में मेट्रो है या कैब है। यहां पर अगर मैं रेलवे स्टेशन के थ्रू जाता हूं तो भी मेरे पास में मेट्रो है या कैब है।
अगर मैं एयरपोर्ट से जाता हूं या बाई एयर जाता हूं तो भी आगे दिल्ली पहुंचने के बाद में आगे जाने के लिए मेरे पास में या तो मेट्रो है या मैं कैब से जाऊंगा। ऐसे ही मैं टैक्सी के अलावा मैं यहां से कार से भी जा सकता हूं अपने घर से। कार से जाऊंगा तो भी मेरे पास में तीन तरह से जा सकता हूं। या तो मैं कार से जाऊं कहां पर, बस स्टॉप पर, या मैं जाऊं रेलवे स्टेशन पर, या फिर मैं जाऊं एयरपोर्ट पर। अगर मैं बस स्टॉप पर जाता हूं और वहां से दिल्ली पहुंचता हूं, मान लीजिए यहां से मैं बस से गया और दिल्ली पहुंच गया। अब दिल्ली से आगे जब मुझे पार्लियामेंट पहुंचना है तो मेरे पास में दो तरीके हो जाएंगे, या तो मैं जाऊंगा मेट्रो से या जाऊंगा मैं कैब से। इसमें भी मेरे पास में दो चॉइस हैं, या तो मेट्रो से जाऊंगा या कैब से जाऊंगा। इसमें भी मेरे पास में दो चॉइस हैं, या तो मैं मेट्रो से जाऊंगा या मैं कार से जाऊंगा। ठीक है, यहां पर शुरू में मेरे पास में दो चॉइस थी। उन दो चॉइस, हर एक चॉइस को मैं तीन भागों में बांट सकता हूं और फिर आगे उसमें से हर एक को फिर दो भागों में बांट सकता हूं। तो पहले मेरे पास में दो चॉइस हैं, हर चॉइस तीन भागों में बंट सकती है, तो इसको तीन से गुणा कर दिया जाता है। और फिर ये जो छह चॉइस बनती है, ये हर चॉइस है वो फिर दो भागों में बांट सकते हैं, तो इसको फिर दो से गुणा कर देंगे। तो तीन का दुगुना छह और छह का दुगुना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मैं 12 तरीके से पार्लियामेंट पहुंच सकता हूं जयपुर से चलकर। ये कितने तरीके हो गए, 12। छह तो ये हो जाएंगे, छह ये हो जाएंगे, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे मेरे वहां डेस्टिनेशन पर पहुंचने के, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। यहां देखो, थोड़ा सा पीछे देखो, यहां पर क्या हुआ था, शर्ट दो थे, दो ले लिया, पैंट तीन थी, तीन ले लिया, कैप है। अगर मैं केवल पैंट और शर्ट से तैयार होके जा रहा है तो वो कितने तरीके से तैयार हो जाएगा, छह तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर ये पैंट और शर्ट के साथ में, अगर ये पैंट और शर्ट है, इसके साथ में कैप भी लगा के जाता है, जैसे ये कैप भी लगा के जाता है, कैप से तैयार होता है, तो शर्ट दो है, पैंट तीन है, कैप दो है, तो इसके पास में तैयार होने के कितने तरीके हो जाएंगे, 12 तरीके हो जाएंगे। अगर आपके पास में तीन स्टेप पर कोई काम हो रहा है और आपको हर इवेंट एक बार होना जरूरी है, कम से कम बार, या आपके पास में सीक्वेंस में काम हो रहे हैं, पहले एक काम होता है, उसके बाद में दूसरा काम होता है, उसके बाद में तीसरा काम होता है। पहला काम होता है तो उसके आपके पास में नंबर ऑफ चॉइस है एक से ज्यादा है, दूसरे काम में भी आपके पास में नंबर ऑफ चॉइस एक से ज्यादा है, तीसरे काम में भी आपके पास में नंबर ऑफ चॉइस एक से ज्यादा है। तो मान लीजिए पहला काम है वो m तरीकों से हो सकता है, दूसरा काम है वो n तरीकों से हो सकता है, तीसरा काम है वो p तरीकों से हो सकता है। तो आपको पहला काम भी करना है, दूसरा काम भी करना है, तीसरा काम भी करना है। अगर तीनों काम करने आपके लिए नेसेसरी हैं, अनिवार्य हैं, तो ये काम, टोटल काम कितने तरीकों से किए जा सकते हैं, m इंटू एन इंटू पे तरीके से किया जा सकते हैं। और यही आपके परमिटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट होता है। ठीक है, आपके पास में n इवेंट्स होती हैं और r वेज ऑफ वर्किंग मेथड्स होते हैं। ठीक है, आपके पास में ये कह सकते हो n ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनको आर वेज में अरेंज करना होता है, आर तरीकों से उनको व्यवस्थित करना होता है। तो अब आपसे कहा जा सकता है कि इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे या कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, दोनों के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनमें ये चीजें हैं वो अक्सर पूछी जाती है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनमें ये चीजें अक्सर पूछी जाती है। पहले हम एक एक दो दो आज इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, वन बाई हम कल पढ़ेंगे। जैसे इसका नंबर सिस्टम में क्या यूज है, इसके ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनते हैं उनमें क्या यूज है, इसके नंबर फॉर्मेशन में क्या यूज है, इसका वर्ड फॉर्मेशन में क्या यूज है, लेटर्स को यूज करते हुए कोई वर्ड बना रहे हो तो वर्ड फॉर्मेशन में इसका क्या यूज है। ठीक है, आप जब आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए होते हैं तो उनमें से आपको कुछ पिक करने होते हैं, तो उनमें इनका रोल कैसे लिखा जा सकता है। आपके पास में 10 लाल गेंद हैं, आपके पास में 5 है वो काली गेंद है, उनमें से आपको 2 गेंदें उठानी हैं, तो आप गेंदों को कितने तरीकों से उठा सकते हो, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास में 7 अलग अलग कलर की बॉलें हैं,
जो आपको विबग्योर, जो इंद्रधनुष वाले 7 रंग होते हैं, 7 रंगों की अलग अलग गेंदें हैं, आपको उनमें से कोई भी 2 गेंदें उठानी है, तो वो 2 गेंदें कौन कौन सी आ सकती हैं? लाल या सफेद या लाल, ऐसे आ सकती हैं। ठीक है, तो यहां से आपके परमिटेशन और कॉम्बिनेशन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या होता है, उसके कुछ आज हम एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और पॉइंट वाइज इन चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं क्या बनता है। सबसे पहले तो यह है, देखना आप, जो अभी हमने डिस्कस किया था, यदि कोई घटना m अलग अलग तरीकों से घटित हो सकती है, जिसके बाद में दूसरी घटना n अलग अलग तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए गए क्रम में घटनाओं की कुल संख्या m इंटू n हो जाएगी। एक घटना है वो m अलग अलग तरीकों से हो सकती है, दूसरी घटना है वो n अलग अलग तरीकों से हो सकती है, और यहाँ तो हमें 2 घटनाओं का दिया गया, मान लो तीसरी घटना है वो p अलग अलग तरीकों से हो सकती है, और एक के बाद में एक ये घटनाएं होती हैं, हर घटना जरूर होती है, तो ये कितने तरीकों से हो सकती है? m इंटू एन इंटू पी तरीकों से हो सकती है। ये घटना m इंटू एन इंटू पी तरीकों से हो सकती है। जैसे अभी हमने किया था, वो 12 तरीके से जा सकता है दिल्ली, या वो आदमी 6 तरीके से तैयार हो सकता है, 12 तरीके से तैयार हो सकता है, इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, देखो कुछ बातें और देखते हैं, किस टाइप के और क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं क्या। ठीक है, देखो आपके एग्जाम में मोस्ट कॉमन चीजें होती हैं, जिसमें हम, एक तो होता है सिक्का उछालना, कॉइन टॉस किया जाता है, कॉइन टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है, ठीक, जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। एक होता है आपके डाइस के क्वेश्चंस होते हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, और एक आपके कार्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं। कार्ड्स यानी जो आपके ताश के पत्ते होते हैं वो। ठीक है, कॉइन या जो सिक्का होता है, उसमें 2 फेस होते हैं, 2 पक्ष माने जाते हैं। एक पक्ष होता है हेड और दूसरा होता है टेल। हेड या टेल होता है, यानी H फॉर हेड और T फॉर टेल हो जाएगा। ठीक, अब यहां से एक चीज और निकल के आएगी, अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूं, तो मेरे पास में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? ऑब्जेक्ट तो एक ही आएगा, आउटकम तो एक ही आएगा, लेकिन मेरे पास में संभावनाएं कितनी होंगी? 2 संभावनाएं होंगी। वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अगर एक सिक्के को उछालता हूं, तो या तो आ जाएगा हेड या आ जाएगा टेल। अब दूसरी बात हो रही है, उसी सिक्के को मैं दोबारा उछालता हूं, या फिर मैं 2 सिक्कों को एक साथ उछाल देता हूं। अब यहां पर इस दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। मैंने पहले एक सिक्का उछाला, या तो हेड आ गया या टेल आ गया। अब मैंने दूसरा सिक्का उछाला, अब दूसरे सिक्के में पहले के साथ में हेड है तो दूसरे के साथ में हेड आ सकता है, या पहले पे हेड था तो दूसरे में टेल आ सकता है। अब दूसरा सिक्का उछालता हूं, तो हो सकता है पहली बार टेल आया था तो दूसरी बार हेड आ जाएगा, या पहली बार टेल आया था तो दूसरी बार भी टेल आ जाएगा। अब देखो कितने कॉम्बिनेशंस बन गए हैं, यहां पर 4 बन गए हैं। कैसे बन गए? हेड के साथ में दूसरा भी हेड, पहले हेड के साथ में दूसरा टेल बन गया, पहले टेल के साथ में दूसरा हेड बन गया, और पहले टेल के साथ में दूसरा टेल बन गया। तो आपके पास में आउटकम्स कितने हो गए? 4 आउटकम्स हो गए। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 4 हो गए। यानी क्या क्या हो गए? तो ये हो गए, हेड के साथ में दूसरा हेड हो गया, पहले हेड के साथ में दूसरा टेल हो गया, पहले टेल के साथ में दूसरा हेड हो गया, और पहले टेल के साथ में दूसरा टेल हो गया। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। ठीक है, तो कितने तरीके से मेरे सामने रिजल्ट्स आ सकते हैं? तो मैं कहूंगा 4 तरीके से रिजल्ट्स आ सकते हैं, जब या तो एक सिक्के को 2 बार उछालूं, या 2 सिक्कों को एक साथ उछालूं। एक सिक्के को 2 बार उछालूंगा तो ऐसे हो जाएगा,
उस सिक्के पर पहली बार हेड आया था, दूसरी बार भी हेड आ गया। उस सिक्के पर पहली बार हेड आया था, दूसरी बार टेल आ गया। उस सिक्के पर पहली बार टेल आया था, दूसरी बार हेड आ गया। उस सिक्के पर पहली बार भी टेल आया था, दूसरी बार भी टेल आ गया। और दो सिक्कों को एक साथ उछालता हूं तो पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल है, या पहले पे हेड है, पहले पे हेड है, दूसरे पे भी हेड है, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पर हेड, पहले पे टेल, दूसरे पर भी टेल, ऐसे आ सकता है जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को दो बार उछाला जाए बारी बारी। ठीक है, ऐसे ही मान लो मुझे तीन सिक्के उछालने हैं, तीन सिक्के उछालने हैं। ठीक है, पहले सिक्के पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। दूसरे सिक्के पर भी हेड या टेल आ सकता है। पहले सिक्के पे हेड टेल आ सकता है, दूसरे सिक्के पे हेड या टेल आ सकता है, तीसरे सिक्के पर भी हेड या टेल आ सकता है। ठीक, अब ऐसे हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए और तीसरे पर भी हेड आ जाए। ऐसे हो सकता है पहले पे हेड हो, दूसरे पे हेड हो, लेकिन तीसरे पे टेल हो। ऐसे हो सकता है पहले पे हेड हो, दूसरे पे टेल हो, तीसरे पे हेड हो। ऐसे हो सकता है पहले पे हेड हो, दूसरे पे टेल हो और तीसरे पे टेल हो। ऐसे हो सकता है पहले पे टेल हो, इस पे हेड हो, इस पे हेड हो, इस पे टेल हो, इस पे हेड हो, इस पे टेल हो, इस पे टेल हो। ठीक है, और चार हेड के हो गए ना। ठीक है, चार हेड के हो गए, तो ये आ जाएगा टेल हेड, ये आ जाएगा टेल हेड टेल, ये आ जाएगा टेल टेल हेड आ जाए और टेल 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 आ जाए। अब मेरे पास में आउटकम्स कितने आ गए, चार तो ये हो गए और चार ये हो गए, टोटल आउटकम्स कितने आ गए, आठ आ गए। आठ तरीकों से ये सिक्के हैं, ये अपने रिजल्ट्स देंगे। तीन सिक्के आठ तरीकों से रिजल्ट्स दे सकते हैं। पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पर हेड, पहले पर हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। आठ तरीकों से रिजल्ट दे सकते हैं। अब देखो इनको, आपसे कहा जाए कितने तरीकों से रिजल्ट आ सकता है, आप कहोगे आठ तरीकों से रिजल्ट आ सकता है। आपसे कहा जाए कि कितने आउटकम्स बनेंगे, कितने आउटकम्स बनेंगे, आठ आउटकम्स बनेंगे। आउटकम्स का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने आती है, हमारे सामने निकल के आती है। तो आउटकम्स कितने बनेंगे, आठ बनेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस, समष्टि प्रतिदर्श। हिंदी में बोलते हैं समष्टि प्रतिदर्श, वैसे बोला जाता है सैंपल स्पेस। तो एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, अगर कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो दो सैंपल स्पेस होते हैं। अगर सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो चार सैंपल स्पेस होते हैं। अगर सिक्के को तीन बार उछाला जाता है तो आठ सैंपल स्पेस होते हैं। अगर सिक्के को चार बार उछाला जाता है तो 16 सैंपल स्पेस होते हैं। यानी एक सिक्के के फेस कितने होते हैं, दो होते हैं। एक सिक्के के दो फेस होते हैं, हेड और टेल। जितनी बार उछालोगे उतनी ही पावर हो जाएगी दो की। आपके पास में हर सिक्के के ऊपर दो संभावनाएं हैं, एक हेड की और टेल की। अब उन संभावनाओं को जितनी बार यूज करोगे उतने ही आपके सैंपल स्पेस बन जाएंगे, उतने ही आपके आउटकम्स आ जाएंगे, या उतने ही आपके सामने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। एक बार उछालते हो तो दो की पावर एक हो जाएगा, दो आउटकम्स आएंगे जिनमें से एक हेड हो सकता है या दूसरा टेल हो सकता है। ठीक है, अगर दो बार उछालते हो तो आपके सामने चार सैंपल स्पेस आएंगे। चार सैंपल स्पेस कहाँ आए थे, ये चार सैंपल स्पेस आए थे आपने जब दो बार उछाला था तब। अगर आप इन सिक्कों को तीन बार उछालते हो तो टू की पावर थ्री सैंपल स्पेस बनेंगे, जो कि कितने बन जाएंगे, आठ सैंपल स्पेस बन जाए। और अगर एक सिक्के को आप एन बार उछालते हो, एक ही सिक्के को आप एन बार उछालते हो, तो सिक्के के फेस कितने होते हैं, दो होते हैं। आपने उस घटना को कितनी बार रिपीट किया है, एन बार रिपीट किया है, तो ये हो जाएगा टू की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इतने आपके क्या हो जाएंगे, टोटल सैंपल स्पेस हो जाएंगे, इतने आपके पास में आउटकम्स आ जाएंगे।
सैंपल स्पेस हम जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब यूज किया जाता है। आउटकम शब्द है ये अभी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। सिक्के के पास में तीन ही संभावनाएं होती, सॉरी दो ही संभावनाएं होती हैं, या तो हेड की या टेल की। ठीक है, इसलिए हर बार दो आता रहेगा। जितनी बार आप इस घटना को यूज करोगे उतनी ही टू के ऊपर पावर आ जाएगी। क्लियर है? आगे देखिए क्या समझना। अगर मुझे सिक्का नहीं उछाल के कोई पासा है वो फेंकना है, पासे में 6 फलक होती है, जो डाइस होता है उसमें 6 फलक होती है। आप लोग खेलते हो ना पासा कई बार, लूडो वगैरह खेलते हो ना, 6 फेस होते हैं, 1 से 6 तक फेस होते हैं। अब ये कलर के रूप में भी हो सकते हैं, पॉइंट डॉट डॉट बने हुए हो सकते हैं, या नंबर लिखे हुए हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आप एक पासे को एक बार फेंकते हो तो ऊपर की तरफ 1 से लेकर 6 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, 1 से 6 तक कोई भी डिजिट आ सकते हैं। तो अगर एक पासे को एक बार फेंकते हो तो आपके पास में कितने आउटकम्स आएंगे? 6 आउटकम्स आएंगे। ठीक। अब दूसरी स्थिति बनती है, एक पासे को 2 बार फेंकते हो या 2 पासों को एक साथ फेंकते हो, एक ही बात होती है। जैसे एक सिक्के को 2 बार फेंका था या 2 सिक्कों को एक साथ फेंका था तो एक ही बात हुई थी। ऐसे ही एक सिक्के को, एक पासे को एक के बाद में एक दोबारा 2 बार रोल करते हो, या दो जो पासे हैं, 2 डाइस हैं, उनको एक साथ रोल करते हो, तो पहले की 6 संभावनाएं और दूसरे की भी 6 संभावनाएं। पहले के आपके पास में जो पॉसिबल आउटकम्स 6 हो सकते हैं, दूसरे के भी पॉसिबल आउटकम्स 6 हो सकते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? 36 आ सकते हैं। टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? 36 आ सकते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख ले कैसे हो सकता है। ठीक, पहले पासे पर 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, आ सकता है ना? दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब यहां 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा। तो ये जो 1 है, इस 1 के साथ में 1 से 6 तक आता है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही 2 के 1 के साथ में आपके 6 आउटकम्स आएंगे, ऐसे ही 2 के साथ में भी 6 आउटकम्स आएंगे, 2 के साथ में 1 से लेकर 6 तक। ऐसे ही 3 के साथ में भी 1 से लेकर 6 तक आएंगे, ऐसे ही 4 के साथ में भी 1 से लेकर 6 तक आएंगे, और ऐसे ही 5 के साथ में 6 आउटकम्स आएंगे, 6 के साथ में 6 आउटकम्स आएंगे, हर एक के साथ में 6 6 आउटकम्स आएंगे। तो ये 6 6 6 बार जुड़ेगा तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। 36 हो जाएंगे। अगर इस पासे को 3 बार उछालें तो पहली बार 6 आउटकम्स, दूसरी बार 6 आउटकम्स, तीसरी बार 6 आउटकम्स। इनको आपस में गुणा कर देंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे, और आपस में गुणा करेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 216 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 216 हो जाएंगे। तो ये आपके पास टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपके डाइस के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आगे हम सेपरेटली पढ़ेंगे, ताश के पत्तों में कैसे होता है, बॉल्स में कैसे होता है, लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं, नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और नंबर्स के ऊपर ये चीजें कैसे काम करती हैं उनके ऊपर आपको मैं कुछ चीजें और बताता हूं। देखो, आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, बाकी कल से हम सिस्टमेटिक चीजों को 1 बाय 1 लेंगे, एक एक हेडिंग के साथ में लेंगे। आज मैं केवल इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। इसमें एक चीज और होती है, जब आपके पास में नंबर ऑफ चॉइस होती हैं और उनको आप एन तरीकों से अरेंज कर रहे होते हो,
मेरे पास में 4 आदमी हैं, ए बी सी और डी। 4 आदमी ए बी सी डी हैं, ठीक है। और मैं इनको सपोज कीजिए 4 कुर्सियों पर बैठाना चाहता हूं। 4 आदमी हैं, इनको मैं 4 कुर्सियों पर बैठाना चाहता हूं, ठीक। अब पहली कुर्सी पर ए को बैठा दिया, तो पहली पर ए को भी बैठा सकता हूं, बी को भी बैठा सकता हूं, सी को भी बैठा सकता हूं, डी पर को भी बैठा सकता हूं। तो पहली कुर्सी, जब सारी कुर्सियां खाली हैं तो मेरे पास में बैठाने के लिए 4 आदमी हैं, तो मैं पहली कुर्सी पर चारों आदमियों को बैठा सकता हूं। अगर मुझे अगली कुर्सी पर बैठाना होगा तो अब मेरे पास में आदमी 3 ही बचे हैं, क्योंकि एक आदमी बैठ चुका है। तो मैं दूसरी कुर्सी पर 3 ही आदमियों को बैठा सकता हूं। 3 में से किसी एक को बैठा सकता हूं, 3 को नहीं, 3 में से किसी एक को बैठा सकता हूं। अब मैंने एक आदमी 4 यहां बैठा सकता था, 3 में से कोई एक यहां बैठा, यहां एक कुर्सी पर 2 आदमी बैठा दिए। अब तीसरी कुर्सी पर बैठाऊंगा तो अब मेरे पास में 2 ही आदमी हैं, तो मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस कितनी है? 2 ही है। तो मैं केवल यहाँ 2 चॉइस हैं जिनको यूज कर सकता हूँ। और मैं चौथी कुर्सी पर बैठाऊंगा तो मेरे पास में एक ही आदमी है जिसको मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, तो इसको मैंने, तो पहली बार मेरे पास में चॉइस 4 थी, दूसरे बार मेरे पास चॉइस 3 थी, तीसरी बार मेरे पास में 2 ही आदमी बचे जिसमें से एक चूज कर सकता था, तीसरी बार मेरे पास में एक ही आदमी बचा जिसको बैठाना मेरी मजबूरी था। तो 4 का 3 गुणा 12, 12 का 2 गुणा 24। कितने तरीकों से इनको मैं यहाँ पर कुर्सियों पर बैठा सकता हूँ? 24 तरीकों से बैठा सकता हूँ। मेरे पास में 4 आदमी थे, 4 कुर्सियों पर बैठाना था, 24 तरीकों से मैं बैठा सकता हूं। ये पहला तरीका है, ठीक। अब देखो मेरे पास में 4 डिजिट हैं, मेरे पास में 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। मेरे पास में 4 डिजिट हैं ये, और मुझे 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। अब यहां पर 2 चीजें आ जाएंगी। मैं इन डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना चाहता हूं, मुझे 4 डिजिट का कोई भी नंबर बनाना है। अब एक बात देखना, या तो मैं डिजिट्स को रिपीट करूं या डिजिट्स को रिपीट न करूं। एक तो यह है कि आप इनमें से किसी भी डिजिट को कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो और आप कोई भी नंबर बना दो। जैसे मैं 2 को रिपीट करके 2222 बना सकता हूं, यानी 2222 बना सकता हूं इनको यूज करते हुए। या फिर मैं 2 को यूज करके फिर 3 को यूज कर सकता हूं। या ऐसा भी हो सकता है कि सबको मैं एक एक बार ही यूज करूं, फिर दोबारा यूज ही न करूं, 2 3 4 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने 2 तरीके बनते हैं जिससे मैं यहाँ पर, एक तो मेरे को ये कहा जाए कि एक डिजिट को एक ही बार लेना है, यानी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और दूसरा यह है कि आप डिजिट्स को कितनी ही बार अरेंज कर सकते हो, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है तो मैं कैसे कर सकता हूं? पहली बात है, रिपीटिशन है वो अलाउड है तो क्या होगा? तो इस जगह इन चारों में से कोई सा भी डिजिट यूज किया जा सकता है, इसलिए मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस कितनी है? 4 है। यहां पर भी मैं दोबारा भी यूज कर सकता हूं, तो यहां पर भी मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस कितनी है? 4 है। यहां पर भी मैं इन चारों में से कोई सा भी यूज कर सकता हूं, इसलिए मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस कितनी है? 4 है। और यहां पर भी मैं इन चारों में से कोई सा भी यूज कर सकता हूं, इसलिए मेरे पास में नंबर ऑफ चॉइस कितनी है? 4 है। तो मैं हर बार 4 4 को यूज कर सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 गुणा 4 गुणा 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 64 हो जाएगा। 64 मैं संख्याएं बना सकता हूं, सॉरी एक 4 और है, एक बार 4 और है, तो 64 का चौगुना करेंगे तो ये 256 आ जाएगा। मैं 256 डिफरेंट डिफरेंट नंबर बना सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट 256 नंबर बना सकता हूँ। किसको? 2 को, 3 को, 4 को और 5 को यूज करते हुए 256 नंबर बना सकता हूँ। यहाँ पर कितने बना सकता हूँ? 256 बना सकता हूँ, ठीक। दूसरी बात यह है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तब क्या हो जाएगा? तब ऐसे बनेगा, ये मेरे पास में 4 प्लेस हैं जहां पर मैं इन डिजिट्स को रख सकता हूं। जब मेरे पास में पहली डिजिट रखूंगा तो 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से कोई सा भी रख दूंगा।
लेकिन एक डिजिट मैंने अगर रख ली है तो अब मेरे पास में आगे रखने के लिए 3 ही ऑप्शन बचे हैं, तो मैं उन 3 ऑप्शंस में से एक यूज करूंगा। उसके बाद में मैंने अगर 2 ऑप्शंस यूज कर लिए हैं, तो अब मेरे पास में आगे यूज करने के लिए 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, तो मैं इन 2 में से कोई एक यूज करूंगा। और अब आगे मेरे पास में एक ही ऑप्शन बचा है, उसको रखना मेरी मजबूरी है, तो मैं वो एक ही रखूंगा। तो यहां हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का 3 गुणा 12, 12 का 2 गुणा 24, 24 से कम 24। उस कंडीशन में मैं कितनी संख्याएं या कितने नंबर्स बना सकता हूँ, 24 नंबर बना सकता हूँ। उस कंडीशन में मैं नंबर कितने बना सकता हूँ, 24 बना सकता हूँ। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें रिपीटिशन नहीं होता, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें नेचुरल रिपीटिशन होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मेंशन करना पड़ता है कि रिपीटिशन हुआ है या नहीं हुआ है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मेंशन करने की जरूरत होती ही नहीं है कि रिपीटिशन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे एक बार सपोज करो, 4 आदमियों को 4 कुर्सियों पर बैठाना है। 4 आदमियों को 4 कुर्सियों पर बैठाना है, तो अगर पहले आदमी को एक कुर्सी पर बैठा दिया, तो अब दूसरी कुर्सी पर बैठाने के लिए मेरे पास में 3 ही आदमी बचे हैं। ऐसे थोड़े कि मैं एक आदमी को रिपीट कर दूंगा और चारों कुर्सी पर एक ही आदमी को बैठा दूंगा। भाई मुझे जैसे इनसे कोई नंबर बनाना है, तो मैं संख्या बनाते टाइम तो रिपीट करके 2222 बना सकता हूं, जैसे 2 को रिपीट कर दिया, या 3 को रिपीट करके 3333, या 4444, या सारे रिपीट न करूं तो 2 रिपीट कर दिया, 3 रिपीट कर दिया, 4 रिपीट कर दिया, या 2324 कर दिया, तो एक से ज्यादा बार किसी डिजिट को यूज किया जा। लेकिन आदमी को एक से ज्यादा बार कैसे बैठाया जा सकता है? अगर मैंने पहले आदमी को पहली कुर्सी पर बैठा दिया है, तो उस पहले आदमी को बाकी 3 कुर्सियों पर कैसे बैठा सकता हूं? ऐसे तो है नहीं कि कुर्सी आडी कर दी, आदमी को लिटा दिया उसके ऊपर कि भाई ये आदमी चारों कुर्सियों पर आ गया है। ऐसे तो नहीं कर सकता ना। तो यहां पर क्या हो जाता है, जब व्यक्तियों को बैठाया जाता है तो रिपीट नहीं किया जाता है। एक आदमी एक जगह बैठ गया तो उसको एक ही जगह माना जाएगा, ठीक है। लेकिन डिजिट्स है वो रिपीट हो सकते हैं, डिजिट्स है वो रिपीट हो सकते हैं। जैसे मेरे पास में 3 लेटर्स हैं RAM, इनको यूज करते हुए मुझे कोई एक शब्द बनाना है जिसका अर्थ निकले या न निकले। 3 लेटर्स हैं RAM, इनसे मुझे कोई शब्द बनाना है, और 3 ही लेटर का शब्द बनाना है। अब पहली बात तो ये हो जाएगी कि डिजिट्स है वो रिपीट कर सकते हैं, तो यानी RRR, AAA, MMM, RAA, RMM, AAR, AAM, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। या कोई सा भी रिपीट नहीं करे, RAM, ARM, MAR, MRA, कैसे भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये कह दूं कि ये रिपीट नहीं करेंगे, तो एक बार ही आया है, दोबारा नहीं आएगा। और मैं कह देता हूं कि रिपीट करेगा, तो अलग कंडीशन में। अगर रिपीट करेगा, रिपीट कर सकता है, तो यहां पर भी तीनों आ सकते हैं, यहां पर भी तीनों आ सकते हैं, यहां पर भी तीनों आ सकते हैं। उस कंडीशन में तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितने शब्द बन जाएंगे, 27 शब्द बन जाएंगे। और अगर मैं ये कह दूं कि रिपीट नहीं करेगा, तो पहले पे तो आ जाएंगे 3, दूसरे पे आ जाएंगे 2, और तीसरे पे आ जाएंगे 1। 3 का 2 गुणा 6, 6 कम 6, उस कंडीशन में 6 शब्द ही बनेंगे। लेटर्स मेरे पास में 3 हैं, उनको यूज करते हुए मुझे नए शब्द बनाने हैं, 3 लेटर्स के शब्द बनाने हैं। रिपीट अगर करेगा तब तो 27 बन जाएंगे, रिपीट नहीं करेगा तो कितने बनेंगे, 6 ही बनेंगे, 6 ही बनेंगे। अब ऐसे हो जाएगा, देखो जैसे मेरे पास में 5 ऑब्जेक्ट्स, और मुझे ऐसे मान लो 5 संख्याएं हैं या 5 डिजिट्स हैं, और मुझे नंबर बनाने हैं। 5 डिजिट्स हैं, मुझे नंबर बनाने हैं, और पहली कंडीशन है रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन है वो अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है तो क्या करेंगे? अब देखो, रिपीटिशन अलाउड होता है तो क्या करते हैं, देखना। सबसे पहले है 1 डिजिट की कितनी संख्याएं बनेंगी, दूसरा है 2 डिजिट की कितनी संख्याएं बनेंगी, उसके बाद में 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बनेंगी, उसके बाद में 4 डिजिट की कितनी संख्याएं बनेंगी, और उसके बाद में है 5 डिजिट की कितनी संख्याएं बनेंगी। 1 डिजिट की भी तो संख्या हो सकती है। अब मेरे पास में डिजिट हैं 1, 2, 3, 4 और 5।
तो अगर मुझे एक ही डिजिट की संख्या बनानी है तो या तो 1 से बना सकता हूं या 2 से, 3 से, 4, तो मेरे पास में संख्याएं कितनी बनेंगी? 5 बनेंगी। मुझे 2 डिजिट की संख्या बनानी है, रिपीटिशन क्या है? अलाउड है, रिपीटिशन किया जा सकता है। 2 डिजिट की संख्या बनानी है तो इन पांचों में से, पांचों के पांचों डिजिट में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है। मेरे पास में ये नहीं कहे कि पांचों डिजिट यूज करूंगा, पांचों में से कोई सा भी मेरे पास में ओपन चॉइस है, पांचों में से कोई सा भी यूज कर लूं। यहां पर भी मेरे पास में पांचों चॉइस है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितनी बन जाएंगी? 25 हो जाएंगी। यहां पर भी रिपीटिशन अलाउड है, लेकिन 3 डिजिट का बनाना है, 1 2 3 डिजिट का बनाना है। तो यहां पर भी पांचों में से कोई सा एक, यहां भी पांचों में से कोई सा एक, 5 की घात 3 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। मुझे 4 डिजिट का बनाना है तो यहां पर भी पांचों में से कोई सा एक आ जाएगा, पांचों में से कोई सा एक, पांचों में से कोई सा एक, 5 की घात 4 हो जाएगा, जो कि 625 आ जाएगा। और मुझे 5 डिजिट का बनाना है तो पांचों में आप किसी को भी रिपीट कर सकते हो। मुझे 5 डिजिट का बनाना है तो ऐसे आ जाएगा, 1 2 3 4 5, पांचों में से कोई एक, पांचों में से कोई एक, पांचों में से कोई एक, और ये आ जाएगा 5 की घात 5 हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। 3125 संख्याएं मैं बना सकता हूं। कितनी संख्याएं बना सकता हूं? 3125 बना सकता हूं। ठीक है, अब यहां से देखो आप कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 3125 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अगर मैं 1 डिजिट का नंबर बना रहा हूं तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। 2 डिजिट का नंबर बना रहा हूं तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। 3 डिजिट का नंबर बना रहा हूं तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। और 4 डिजिट का नंबर बना रहा हूं तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। 5 डिजिट का नंबर बना रहा हूं तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है, आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग, अलग अलग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। आप उनको यूज करते हुए, ठीक है, आप उनको आर प्लेसेज के ऊपर अरेंज करना होता है। कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? पहली बात, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो, ठीक है, ध्यान रखना, आपके पास में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, और आर प्लेसेस के ऊपर उनको अरेंज करना है। ठीक है, और रिपीटिशन इज अलाउड। कितने तरीकों से कर सकते हो? n की पावर r तरीकों से कर सकते हो। कितने तरीकों से कर सकते हो? n की पावर r तरीकों से कर सकते हो। n की पावर r तरीकों से आप इनको अरेंज कर सकते हो। 5 डिजिट हैं आपके पास में, एक डिजिट की संख्या बनानी है तो 5 की घात 1। 2 डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 5 की घात 2। 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 5 की घात 3। 4 डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 5 की घात 4। 5 डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 5 की घात 5। रिपीटिशन अलाउड है, कर लेंगे ना? ठीक। दूसरी कंडीशन बनती है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, खूब सारे सवाल हैं, अपन जम के क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें। खूब सारे सवाल हैं आपके लिए, देखो देखो खूब सारे सवाल हैं। ठीक है, अभी एक बार हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चंस की बात बाद में करेंगे, है ना? थोड़ा सा एक बार बेसिक पढ़े, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ चल रहे थे, यहाँ चल रहे, आपको रिपीटिशन अलाउड नहीं है। एक जो एक बार आ गया है वो दोबारा नहीं आ सकता। अगर ऐसी कंडीशन दी गई है कि एक बार आ गया है दोबारा नहीं आ सकता, उस कंडीशन में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। ठीक, अब जैसे उसी बात को करते हैं, आपके सामने 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, या 5 आपके पास में नंबर्स हैं, या 5 डिजिट हैं। आपको 1 डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 2 डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं?
3 डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? और 5 डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं है। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती? ठीक है। अब मुझे 1 डिजिट की संख्या बनानी है तो 5 में से कोई सा भी एक ले लूंगा। 1 ही डिजिट की संख्या बनानी है, 5 में से कोई सा भी एक यूज कर लूंगे। अब हो सकता है 1 यूज कर लिया या 2 यूज कर लिया या 3 यूज कर लिया, तो आपके पास में कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 5 संख्याएं बन जाएंगी। मुझे 2 डिजिट्स की संख्या बनानी है, ऐसे बनेगा। यहां पर मेरे पास में पांचों डिजिट अवेलेबल है, पांचों में से कोई सी भी यूज कर सकता हूं। अब यहां पर दूसरे प्लेस पे मेरे पास में 4 ही डिजिट बची है, क्योंकि एक मैं यूज कर चुका हूं, तो कितने हो जाएंगे? 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 20 संख्याएं बन जाएंगी मेरे पास। मुझे 3 डिजिट की संख्याएं बनानी है, 3 डिजिट की संख्याएं बनानी है, तो पहले प्लेस के ऊपर मेरे पास में 5 डिजिट है, दूसरे पे 4 डिजिट है, तीसरे पे 3 डिजिट है, और ये बन जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3, 20 का तिगुणा कितना हो जाएगा? 60। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 60 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 60 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मुझे 4 डिजिट की संख्याएं बनानी है, मैं किसी भी डिजिट को दोबारा रिपीट नहीं कर सकता हूं, तो मेरे पास में कितनी संख्याएं बना जा सकती हैं? पहले पांचों डिजिट यूज की जा सकती है, फिर 4 यूज की जा सकती है, फिर 3 डिजिट यूज की जा सकती है, फिर मेरे पास में 2 ही डिजिट बनती है, उनको यूज कर लूंगा। 5 का तिगुणा 20 है, 20 का तिगुणा 5 का चौगुणा 20 है, 20 का तिगुणा 60, 60 का दुगुणा 120। कितनी संख्याएं बना सकता हूं मैं? 120 संख्याएं बना सकता हूं। और अगर मेरे पास में 5 ही डिजिट हैं और पांचों से मुझे संख्या बनानी है, किसी भी डिजिट को मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, तो मैं कितनी संख्याएं बना सकता हूं? तो यह आ जाएगा इस तरीके से। जगह कम पड़ रही है क्या? यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1 लिया जा सकता है। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा क्या हो जाएगा? 1। 20 का तिगुणा 60, 60 का दुगुणा कितना हो जाएगा? 120। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 120 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब इसके लिए जो तरीका होता है, इसके लिए जो तरीका होता है, वो तरीका होता है NPR। मेरे पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मुझे r प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो मैं NPR तरीकों से लिखूंगा। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो NPR तरीकों से लिखूंगा। और NPR क्या होता है? NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ये फैक्टोरियल है, इसको n फैक्टोरियल भी कह सकते हैं, फैक्टोरियल n भी कहते हैं। n फैक्टोरियल भी कह सकते हैं, फैक्टोरियल n भी कहते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। ये भी आपके फैक्टोरियल का साइन है। ठीक। n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से लेके n तक की संख्याओं का गुणा है। आप ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और ऐसे गुणा होते होते कहां तक जाएंगे? n तक। लेकिन ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप ऐसे लिखोगे n फैक्टोरियल हो जाएगा n गुणा n से एक कम से गुणा कर दो, फिर एक और कम से गुणा कर दो, ऐसे चलते चलते लास्ट में 2 और 1 तक आ जाएंगे। ये होता है n फैक्टोरियल होता है। आप समझ रहे हैं? अब देखो, इन सवालों को थोड़ा सा अपन इस तरीके से एक बार करने की कोशिश करते हैं। एक बार थोड़ा सा इनको करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये 5 डिजिट वाली संख्याएं बनानी है, मेरे पास में 5 डिजिट्स हैं। जो अभी सवाल लिया था उसको दोबारा ले रहा हूं। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। मैं कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं लेके चल रहा हूं,
मैंने आपको सिक्के का भी बताया है, मैंने आपको डाइस का भी बताया है, ठीक है। सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, इसके ऊपर अपन ने बात नहीं की। सिक्के को भी अपन ने ज्यादा डिटेल से बात नहीं की। नंबर सिस्टम में नंबर्स कौन से बनते हैं, इसके ऊपर भी बात नहीं की। अब जब हम कल से लेंगे चैप्टर वाइज में, तो नंबर सिस्टम को पूरा एक दिन देंगे। आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स बन सकते हैं, तो उसमें कितनी साइड्स होंगी, कितने डायगोनल्स होंगे, कितने विकर्ण होंगे, उसके ऊपर पूरा एक दिन देंगे अपन उसको, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे नए लेटर्स बनाना, लेटर्स को यूज करते हुए नए सेंटेंस वर्ड्स बनाना है, तो उसमें आपका एक दिन लग जाएगा। अब वहां तो अब तक तो सारी चीजें एक एक बार ही आ रही हैं, लेकिन बाद में ऐसा भी हो सकता है कि कोई डबल लेटर हो, उससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। वोवल्स को एक साथ रखना हो तो कितने बनाए जा सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं उनको एक साथ रखना हो तो कितने बनाए जा सकते हैं। तो इस टाइम से कंडीशन लग लग के भी सवाल आएंगे आपने, है ना। आपके ताश के पत्तों के ऊपर सवाल बन जाएंगे अलग से, तो उनको हम अलग से लेंगे हेडिंग से। आज बिना हेडिंग एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में एक आउटलाइंस आ जाती है कि अब आगे हम किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं, इनके बारे में बातें आ जाती। तो अगर मेरे पास में 5 डिजिट्स हैं, फैक्टोरियल नरेशन का जम के यूज होगा, ठीक है, खूब यूज करेंगे। आज तो मैनुअली किए सवाल, आगे हम फैक्टोरियल से ही करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल, है ना। 5 डिजिट के मुझे नंबर बनाने हैं, तो मुझे कहे कि 1, मुझे कहे कि 1 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, मुझे कहे कि 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, मुझे कहे कि 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, मुझे कहे कि 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, मुझे कहा जाए कि 5 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। और कंडीशन ये है, आपके डिजिट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। और मेरे पास में मान लो डिजिट दे दिए, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया और 5 दे दिया। ये मेरे पास में 5 डिजिट दे दिए, और मुझे ये कहा गया है एक एक डिजिट के कितने वर्ड्स बनेंगे। अब आप, मेरे पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 5, तो n का मान तो हो जाएगा 5। मुझे 1 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, तो r का मान हो जाएगा 1। और मैं इसको लिखूंगा, npr को लिखूंगा 5p1 लिखूंगा। अब 5p1 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब तो हो जाता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे 5 माइनस 1 है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, ये इससे कट जाएगा और केवल 5 बनेगा। कितने शब्द बन जाएंगे 5। आगे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर ये 5 फैक्टोरियल है, कल बात करेंगे इसके ऊपर, अगर ये 5 फैक्टोरियल है और नीचे अगर 4 फैक्टोरियल है, तो इस 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट कट जाएगा और 5 आ जाए। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। 5 फैक्टोरियल को पूरा लिख दिया, ऐसे ही 4 फैक्टोरियल को भी पूरा लिख दिया। अदरवाइज 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते थे, और नीचे वाले 4 फैक्टोरियल से पूरा का पूरा कट जाता। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, मैं यहां समझा देता हूं कि ये जो n फैक्टोरियल होता है, ये n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। n फैक्टोरियल होता है, उसको n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल है, इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्या होता है, इन चीजों के ऊपर अपन फैक्टोरियल्स के ऊपर अपन आराम से बात करेंगे आने वाले टाइम में। ये चैप्टर में 5-6 दिन पढ़ाऊंगा आपको, 5-6 दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें कि ये चीजें हमारे आएंगी। कई बार आपको जैसे कुछ एलिमेंट्री चीजें बताता हूं मैं, और ये चीजें पहले आपकी पढ़ी हुई होती हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर इस तरीके से एग्जाम में थोड़ी करेंगे हम। बिल्कुल नहीं करेंगे एग्जाम में, एग्जाम में ऐसे करेंगे ही नहीं हम। ऐसे मैनुअल सवालों को नहीं करेंगे कि ऐसे काट रहे हैं, आराम से चल जाएगा। 5p1 होता है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल केवल 5 आ जाएगा। और आपको एक बात तो ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखना, np1 है वो n के बराबर ही होता है। np1 होता है वो n के ही बराबर होता है। अब ये बातें भी हम आगे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि np1 का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन हो जाता है n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाता है। अब n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा और केवल n बच जाएगा। इसलिए 5p1 है, ये केवल 5 ही होता है। 7p1 है वो 7 होता है।
ऐसे ही आपको इनका ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको यही ध्यान रखना है कि NPR है, 5P1 है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 5 संख्याएं बना सकते। अगर मुझे दो दो डिजिट्स की संख्याएं बनानी है तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो NPR है तो 5P2 हो जाएगा, 5P2 हो जाएगा। तो ऊपर तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखूंगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अभी मैं पूरा लिख रहा हूं। और ये जो 5 माइनस 2 है तो 3 फैक्टोरियल को लिखूंगा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये इससे कट जाएगा और 5 का चौगुना कितना हो जाएगा? 20। कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 20 संख्याएं बन जाएंगी जो 2 डिजिट की नंबर्स होते हैं। देख लो उसमें भी 20 आया था पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब मैनुअल किया था इसको तो भी अपने पास में कितनी संख्याएं बनी थी? 20 ही संख्याएं बनी थी, 2 डिजिट वाली, 2 डिजिट की 20 ही संख्याएं बनी थी। आगे देखते हैं, आपसे पूछे 3 डिजिट के कितने नंबर बन जाएंगे? 3 डिजिट के कितने नंबर बन जाएंगे? आप इसको कह सकते हो 5P3 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 1, ये हो जाता है 5 4 3 2 1 हो जाएगा। और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। 20 का तिगुना कितना आ जाएगा? 60। कितनी संख्याएं बनी थी? 60 संख्याएं बनी थी। 4 डिजिट्स के कितने नंबर बन जाएंगे? तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 5 फैक्टोरियल है, इसको तो लिख देंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और नीचे 5 माइनस 4 होता है तो 1 फैक्टोरियल खुद 1 ही होता है, 1 से 1 कट जाएगा। 20 का तिगुना 60 का दुगुना 120। तो 4 डिजिट की कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 20 संख्याएं बन जाएंगी। और 5 डिजिट की कितनी संख्याएं बन जाएंगी? तो ये हो जाएगा 5P5 हो जाएगा। ऊपर तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 5 माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 5 फैक्टोरियल को लिख देंगे 5 4 3 2 और 1, और ये भी हो जाएगा 120। कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 120। तो फैक्टोरियल से ऐसे बना सकते हैं। आज मैंने बताया नहीं है, लेकिन आप इनको फैक्टोरियल से यूज करते हुए भी बना सकते हो। ठीक है, याद रखना है रिपीटिशन हो सकता है तो n की पावर r आपके पास में क्या बोल सकते हैं, सैंपल स्पेस हो सकते हैं, या n की पावर r तरीकों से आप किसी चीज को अरेंज कर सकते हो। और आपके पास में रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो NPR तरीके से यूज कर सकते हो। जो भी हमने मैनुअल पढ़ा है अगर उसको हम कई बार मैनुअल से ही करना पड़ेगा, आपको फैक्टोरियल डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। कई बार मैनुअल से ही करना पड़ेगा, कई बार डायरेक्ट फैक्टोरियल यूज कर सकते हो। अगर फैक्टोरियल्स यूज किए जा सकते हैं और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है तो अगर रिपीटेशन अलाउड होता है और सारे ही जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, उस कंडीशन में अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उनको r तरीके से r प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है तो रिपीटेशन अलाउड होता है तो n की पावर r तरीके से यूज किया जा सकता है। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो NPR तरीके से यूज किया जा सकता है। NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r, n माइनस क्या हो जाएगा? r फैक्टोरियल हो जाएगा। ये एक्चुअली परमुटेशन है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों ही परमुटेशन की बातें हो रही हैं। तो इतने परमुटेशंस हैं वो क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें और समझते हैं। ये और कहां यूज हो सकती हैं? ठीक, कोई नंबर लॉक है, 4 डिजिट का नंबर लॉक है, जैसे सूटकेस या अटैची के नंबर लॉक होता है तो उसमें नंबर सेट करके उसको लॉक कर दिया जाता है। आपके पास में 10 डिजिट होते हैं, एक डिजिट को आप एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। तो आप हो सकता है पहली बार सबके ऊपर 00 रख दिया और नंबर लॉक कोड बना दिया, हो सकता है 001 रख के बना दिया, 002 003 004 005 ऐसे बना सकते हैं। और कम से कम सबके ऊपर 00 रखा जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा सबके ऊपर 999 रखा जा सकता है। तो अगर मैं 1 से लेके 9 तक, सॉरी 0 से लेके 9 तक, अगर मैं 0 से लेके 9 तक मेरे पास में 10 डिजिट है, 0 से 9 तक 10 डिजिट हैं और मैं 4 नंबर का कोई नंबर लॉक है जिसको मैं ओपन करना चाहता हूं, तो मुझे मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे? यानी कि कम से कम हो सकता है पहली बार ही तुक्का लग जाए, लेकिन कितने
अटेम्प्ट में तो डेफिनेटली खुलेगा ही खुलेगा। या आप कितने तरीकों से इसके कोडिंग कर सकते हो, कितने तरीकों से कोड लगा सकते हो जिससे ये नंबर लॉक है वो हो जाए। आप थोड़ा सा देखो, आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो। अगर मैं 000 रखूं तो एक कोड बनता है, उसके बाद में एक कोड ये बन गया, फिर 001 से एक कोड बन गया, फिर 002 से एक कोड बन गया, ऐसे 003 से 004 से, और आखिरी कोड बनेगा 9999 से बने, आखिरी कोड बनेगा वो बनेगा 999 से कोड बनेगा। ध्यान से देखना, मैं 0 से लेके 999 तक के सारी संख्याएं कोड बनाने में काम आ जाएंगी। यानी मुझे 0 को भी लेना है, एक डिजिट की सारी संख्या लेनी है, 001 एक डिजिट की संख्या मानी जाती है, 2 डिजिट की सारी संख्या लेनी है, 3 डिजिट की सारी संख्या लेनी है, और 4 डिजिट की भी सारी संख्या लेनी है। एक डिजिट को मैं एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकता हूं, एक डिजिट को मैं एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकता हूं। कैसे, कितनी संख्याएं हो जाएंगी? अब आप शुरू से लेके एन तक संख्याएं पूछा जाता है, कुल कितनी संख्याएं होंगी, डिफरेंस से एक ज्यादा होती है। आखिरी संख्या बनेगी 9999, पहली संख्या बनी थी 0000, इनमें एक एक का डिफरेंस होता है, इसलिए इनका जो डिफरेंस यूनिवर्सल डिफरेंस होता है अपॉन 1 हो जाएगा, और इसमें +1 कर देते हैं। 9999 में 00 घटाएंगे तो 9999, एक का भाग देंगे तो 9999, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। या तो ऐसे समझ लो, आप इसको कितने तरीकों से नंबर लॉक बनाया जा सकता है, 10,000 तरीकों से नंबर लॉक बनाया जा सकता है। या तो ऐसे लगाया जा सकता है। इसको हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये पैटर्न लॉक है, पैटर्न क्या, नंबर लॉक है, डिजिटल नंबर लॉक है। 0 से 9 तक मेरे पास में 10 डिजिट अवेलेबल है। तो ये जो पहली जगह है, यहां पर मैं 10 में से कोई सी भी एक डिजिट यूज कर सकता हूं। यहां पर डिजिट्स रिपीट करने की मेरे पास में चॉइस है, 10 में से कोई सी भी एक डिजिट यूज कर सकता हूं, 10 में से कोई सी भी एक डिजिट यूज कर सकता हूं, 10 में से कोई सी भी एक डिजिट यूज कर सकता हूं। कितना हो जाएगा, 10 की घात 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये 4 जीरो है, देख लेना कम दिख रहा है, तो 10 की घात 4 है, 10,000 तरीकों से मैं इसको नंबर लॉक कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे कहा जाए आपके मोबाइल में पासवर्ड सेट करने, 4 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है, आप कितने पासवर्ड बना सकते हो, 10,000 पासवर्ड बना सकते हो, 10,000 पासवर्ड बना सकते हो। जब आपके पास में, आप किसी भी डिजिट को कितनी ही बार यूज कर सकते हो, और आपको पैटर्न सेट करने होते हैं। मान लीजिए आपको 4 डिजिट का 4 डिजिट का पैटर्न सेट, 4 डिजिट का कोई नंबर लॉक सेट करना है, ऐसे मान लो 5 डिजिट का कोई नंबर लॉक सेट करना है, तो हर बार आपके पास में 10 चॉइस अवेलेबल होंगी, तो हर बार 10 चॉइस अवेलेबल होंगी। अगर एक डिजिट का मुझे पासवर्ड सेट करना, एक डिजिट का पासवर्ड सेट करना, तो 10 की घात 1 आ जाएगा। मुझे 2 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है तो 10 की घात 2 आ जाएगा। मुझे 3 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है तो 10 की घात 3 आ जाएगा। मुझे 4 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है 10 की घात 4 आ जाएगा। और मुझे एन डिजिट का या आर डिजिट का पासवर्ड सेट करना है तो 10 की घात आर आ जाएगा। मुझे जितने डिजिट का पासवर्ड सेट करना है 10 की उतनी ही पावर बन जाती है, 10 की उतनी ही पावर बन जाती है अगर मैं कोई भी पासवर्ड या इस तरीके से नंबर लॉक सेट करूं तो। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही सवाल पूछे जा सकते हैं। 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं, उन 10 डिजिट को यूज करते हुए एक अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकते हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 5 अंकों की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ती है, 6 अंकों की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ती है, 7 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसके सभी अंक है वो इवन डिजिट हों, उसके सभी डिजिट्स हैं वो ओड डिजिट हों। कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो इवन नंबर्स होती हैं, कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो ओड नंबर होती हैं, कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो कि जिसका पहला डिजिट 3 हो और बाद वाले डिजिट रिपीट कर सकते हो, या जिसका पहला डिजिट एक फिक्स दे दिया और बाद वाले डिजिट है वो रिपीट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी। तो आपके नंबर एनोलॉजी में ये चीजें यूज होती है,
नंबर एनोलॉजी में यूज होती हैं। तो एक तो नंबर सिस्टम का भी पार्ट बनता है, और बाकी जो नंबर्स के साथ में जो आपकी कैलकुलेशंस बनती है वो सारे पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं। सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं झंडे के द्वारा या लाइटिंग के द्वारा। तो आपके पास से मान लो 3 तरह की लाइटिंग है, एक ग्रीन लाइट है, एक रेड लाइट है, और एक येलो लाइट है, और एक मान लो क्या करें ब्लू लाइट। आपको ब्लू से बहुत लगाव है, एक ब्लू लाइट है ना? ये ब्लू लाइट, 4 टाइप की लाइट है मेरे पास में। इनसे मैं मान लो 3 लाइटों से कोई एक सिग्नल बना है, या कोई सिग्नल जनरेट कर रहा हूं कि कोई संकेत बना रहा हूं। ठीक, मैंने किसी को कह दिया कि ग्रीन लाइट और रेड लाइट एक साथ जला दूं, मैं जैसे दो दो से कि ग्रीन लाइट और रेड लाइट एक साथ जला दूं, तो आ भी सकता है लेकिन आने में खतरा है। ग्रीन लाइट है तो आ तो सकता है, लेकिन रेड लाइट है तो आने में खतरा है। बोले मैंने अगर ग्रीन लाइट एक साथ जला दी और उसके साथ में येलो लाइट जला दी, बोले आजा मजे से आजा, खतरा भी नहीं है और मजे ही मजे हैं। बोलो रेड लाइट और ब्लू लाइट एक साथ जला दी, बोलो ठीक है, मामला सीरियस है, आने में खतरा ही खतरा है, तो सोच समझ के आना। ठीक है, तो ऐसे मान लो मैंने संकेत दे दिए, मेरे पास में 4 लाइट्स हैं, किन्हीं भी 2 लाइट को मैं यूज करते हुए कोई सिग्नल जनरेट करना चाहता हूं, तो कितने सिग्नल जनरेट कर सकता हूं? ठीक है, कितने सिग्नल जनरेट कर सकता हूं? तो मेरे पास में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है, 4p2 हो जाएगा। मैंने एक लाल लाइट जला दी है, तो दूसरी जगह फिर लाल नहीं हरी ही जलेगी, या फिर येलो ही जलेगी, या फिर ब्लू ही जलेगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ताश की गड्डियों पे सवाल आते हैं। ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक, 2 कलर के होते हैं, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड। ठीक है, टोटल होते हैं 52। ब्लैक में क्या कर रहा है यार, ये ब्लैक है, ब्लैक में 2 भाग हो जाते हैं। ठीक, एक तो होता है आपका स्पेड, जिसको अपन बोलते हैं हुक्म, ऐसे होता है ना। दूसरा होता है क्लब, जिसको बोलते हैं चीडी। बनाओ देखें ऐसे बनेगा। फिर सही लगी हुई नहीं होगी, आपका ध्यान नहीं रहता आजकल, है ना? देखो, अब हर तरह का पत्ता होता है, उसमें 13 तक अलग अलग भाग होते हैं। एक तो होता है आपका एस, जिसको बोलते हैं इक्का। एक तो एस होता है जिसको इक्का बोलते हैं, जिस पर ए लिखा हुआ होता है। 2 से 10 तक होते हैं नंबर कार्ड, 9 नंबर कार्ड होते हैं 2 से 10 तक। तो एक तो इक्का हो गया, 9 होते हैं नंबर कार्ड, कितने हो गए 10। 3 होते हैं जिनको बोलते हैं फेस कार्ड, 3 है, ये फेस कार्ड होते हैं, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। समझ रहा है? फेस कार्ड में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है किंग, एक होता है क्वीन, और एक इनकी सेवा करने के लिए होता है गुलाम, जिसको जैक बोलते हैं। ठीक है, तो राजा, रानी,
गुलाम, 9 होते हैं आपके नंबर कार्ड, 1 होता है आपका इक्का। ठीक है, तो हर तरह के 13 होते हैं, इसलिए 13 का 4 गुना ये हो जाएंगे 52। 2 कलर के होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो आपके प्रोबेबिलिटी में और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ताश के पत्तों का यूज किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, और भी बहुत सारी बातें। कल से हम 1 बाई 1 लेंगे, ठीक है, और कल हम इसको नंबर सिस्टम में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यूज करना सीखेंगे। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो नंबर सिस्टम में तो आपको यूज करना ही पड़ता है, और मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ाता हूं तब भी थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन साथ में बता देता हूं। ठीक है, कल हम डिटेल्स में लेंगे, कम से कम ज्यादा नहीं तो 15-20 टाइप के जो सवाल बन सकते हैं वो तो कम से कम लेंगे ही लेंगे, जो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और एग्जाम में आए हुए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल, सिलेबस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होते हुए भी नंबर सिस्टम में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आए हुए सवालों को अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का आप पढ़ के आना। आज की क्लास से आपने यूट्यूब के ऊपर ली है, ठीक है, आप किसी और चैप्टर की किसी भी क्लास आगे, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं आगे कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं, वो आप जैसे कहोगे वैसे इस क्लास में आगे कौन सा चैप्टर आना है वो आपसे ही पूछ के करेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर सिलेबस क्लास नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर तो एक बार शुरू होने के बाद में तो पूरा करूंगा, उसमें चाहे 10 दिन लगे चाहे उसमें 1 महीना लगे, लेकिन आगे वाला चैप्टर कौन सा होगा वो आपकी चॉइस से करेंगे। जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ये 3 तो मैं पहले पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये प्री में नहीं है, ये मेंस के सिलेबस में है, इसलिए एक बार पहले इनको पढ़ लेते हैं। मेंस के एग्जाम लगे तब तक मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर देता हूं, ये प्री वाली एग्जाम लगे तब तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट, उसके बाद में हम प्रोबेबिलिटी शुरू कर देंगे। और ये क्लासें यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी तो वहां लड़के देख भी लेंगे। कोई भी लड़का जयपुर रह रहा है, क्लास अटेंड करना चाहता है, यहाँ आके क्लास लेना चाहता तो फेस टू फेस बैठ के क्लास भी ले सकता है। जैसे आज की क्लास ये हो गई, अब घंटे सवा घंटे की क्लास हुई है, इस क्लास के बाद में हम आधे घंटे रुक जाएंगे, आपको कुछ भी पूछना होता है तो आप पूछ सकते हो। 24 घंटे में आप जो कुछ भी पढ़ते हो, आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप आके पूछ सकते हो क्लास के बाद में। ठीक है, ये क्लास एंड हो जाएगी उसके बाद में, और ये कोई भी आ सकता है, चाहे अपने पास में पढ़ने वाला हो, चाहे जयपुर में कहीं भी रहने वाला हो। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो भाई अगर गणित में कोई दिक्कत आ रही है, भले ही तूने वहां एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन तू वहां सर के पास चला जा, वहां तेरी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सॉल्यूशन मिल जाएगा तुझे। ठीक है, और अगर आप आसपास रहते हैं, गोपालपुरा, सन्नी पैराडाइज, टोंक रोड, जयपुर, तो आप क्लास में फेस टू फेस आ सकते हैं। टाइम है शाम को 4 बजे। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, आपको अगर पढ़ के अच्छा लगा है, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, लाइक सब्सक्राइब वो सारे काम करना।